हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर वर्ल्ड। कल अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना था और उससे पहले हड़प्पा के बारे में जाना था। हड़प्पा कहाँ है और हड़प्पा में कौन कौन से साक्ष्य मिले। अब चलिए जानते हैं आज मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो भी सैंधव सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसको कीवर्ड भी की तरह कीवर्ड भी बना के आप याद कर सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, या जैसे भी आपको सही लगे याद करने के लिए। मोहन से मोहन हो गया मोहनजोदड़ो, और दास से दास राखल दास बनर्जी। या आपको जो सही कीवर्ड लगे आप उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्षेत्र क्या था मोहनजोदड़ो का? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक रफली फिगर बना के कि सबसे पहले पंजाब प्रांत आएगा, फिर सिंध प्रांत आएगा, फिर बलूचिस्तान प्रांत आएगा। तो वही बीच का मध्य का क्षेत्र था सिंध प्रांत, वही मोहनजोदड़ो का स्थल है। सिंध नदी के दाईं तरफ, यानी सिंध नदी ऐसे हो गए, सिंध नदी के दाईं तरफ मोहनजोदड़ो स्थल था। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया ना कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं और स्तूपों का नगर भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। चलिए अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के समय नगर नियोजन कैसा था। अभी एक जगह मैंने सारे क्षेत्र, सारे स्थल का जो सैंधव सभ्यता के स्थल है उसके नगर नियोजन के बारे में बताया था। यहाँ फिर से जान लेंगे कि 2 क्षेत्रों में नगर नियोजन बटा था। पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी भाग ये और पूर्वी भाग। पश्चिमी और पूर्वी भाग को सिंध की सहायक नहर विभाजक का कार्य करती है, यानी पश्चिमी व पूर्वी भाग के बीच में सिंध की सहायक नहर है, वो दोनों के बीच विभाजक का कार्य करती है। ये मैंने डॉट से दिखाया, ये सिंध की सहायक नहर है, वो विभाजक का कार्य करती है। पश्चिमी क्षेत्र जो था वह पश्चिमी क्षेत्र या जिसको कहते थे दुर्ग क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र जो था इसको निचला नगर कहते थे। तो पश्चिमी जो दुर्ग क्षेत्र था वह क्या था? रक्षा प्राचीर से घिरा था। चलिए अब एक और ट्रिक याद कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले थे। मोहन कुम्हार बन गया, यानी मोहन कुम्हार बन गया से तात्पर्य ये है कि मोहनजोदड़ो से घड़े का साक्ष्य मिला है। आप इसको नहीं भी याद करेंगे तब भी चल जाएगा, बस ये ध्यान देना कि मोहनजोदड़ो से ही घड़े का साक्ष्य मिला था। और वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य भी यहाँ से मिला था। वाटर प्रूफ का मतलब जैसे किसी वस्तु में वाटर प्रूफ होता है तो वो पानी से रक्षा करती है, वही वाटर प्रूफ, यानी वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था और घड़े का साक्ष्य मिला था। सर्वाधिक कुएं का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला था। वृहद स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था और पुरोहित आवास का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला था। यानी खुदाई हुई, जब खुदाई की गई तो एक बहुत विशालकाय स्नानागार का साक्ष्य। स्नानागार से मतलब ये है कि जहाँ नहाया जाता था उस समय में, एक बड़ी जगह होती थी जहाँ पे सारे लोग सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे। और पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला था। ये देखिए है एक छोटा सा रफली फिगर बना है स्नानागार। ये वृहद स्नानागार हो गया, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। उत्तर व दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, यानी चारों तरफ सीढ़ियाँ नहीं थी, केवल उत्तर व दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। और दक्षिण पश्चिम में पानी निकलने की व्यवस्था थी, यानी दक्षिण, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। साउथ वेस्ट में पानी निकलने की भी सुविधा थी। ये यानी स्नानागार से पानी बाहर निकलने के लिए भी सुविधा थी। सभा भवन का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता था, यानी जहाँ सारे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे
सभा होती थी उसका भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी खुदाई में ये पता चला होगा कि बहुत बड़ी सी ऐसी जगह हो जहाँ लोग बैठ सके, उसका भी साक्ष्य मिला। 3 पत्तियाँ ओढ़े हुए पुरुष के धड़ जो कि सेल खड़ी का बना हुआ है। कभी कभी देखते होंगे एक पुरुष की आकृति है, मतलब आधा धड़ ही रहता, पूरा नहीं रहता, सिर्फ आधा धड़ रहता। 3 पत्तियाँ ओढ़े हुए पुरुष के धड़ का साक्ष्य जो कि सेल खड़ी से बना हुआ है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की है सब आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी में और जीआईसी प्रवक्ता में, कुछ आपके यूपीपीसीएस प्री में भी इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, मिलते हैं, ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। जितना भी मैंने अभी तक वीडियो डाला है सब में से कम 10 प्रश्न तो ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आप सारी वीडियो अच्छे से पूछ लिए तो पीजीटी में भी ये क्वेश्चन हेल्प कर सकता है, हिस्ट्री की पीजीटी, और टीजीटी में भी हेल्प कर सकता है। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री में प्राचीन भारत से। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि हाँ इसके बारे में और जानकारी चाहिए। तो अगर कुछ कम रहेगा तो मैं आगे के वीडियो में ऐड करूँगी या कमेंट में जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर दूँगी। फिर मोहनजोदड़ो, मोहन लिखिए, इस तरह लिखिए या जो आपको सुविधा हो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो से 3 बंदरों का साक्ष्य मिला है। सर्वाधिक मोहरों का भी साक्ष्य मिला है, यानी सर्वाधिक मोहर का भी साक्ष्य मिला है। 68% तक मोहरों का भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से ही, जो कि वो मोहर जो थी सेलखड़ी की बनती थी, यानी जो पुरुष का धड़ मिला था जिस धातु का बना होता था उसी धातु की मोहर भी बनी होती थी। कांसे की नर्तकी का भी साक्ष्य मिला है, यानी एक पूरी मूर्ति है वो कांसे की बनी हुई है, वो नर्तकी है, यानी वो नृत्य करती हुई मुद्रा में है, वो कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला, यानी वो किसी स्त्री की मूर्ति है जो कांसे की बनी है नृत्य करती हुई मुद्रा में, उसका भी साक्ष्य मिला है। सबसे बड़ा स्थल, यानी पूरे सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? ये एक ट्रिक है, इसमें भारत का भी आ जाएगा और सैंधव सभ्यता का भी आ जाएगा। अगर पूरे सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चूँकि मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है इसलिए ये ट्रिक बनाया गया कि सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो होगा। ये ट्रिक है महाराधा। म से मोहनजोदड़ो हो गया, हा से यमहराधा भी महाराधा ही ट्रिक सही है, याद करने में आसान रहेगी। म से मोहनजोदड़ो हो गया, हा से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा राखीगढ़ी, और धा से धौलावीरा। राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो जो है वो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्योंकि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है वो भारत में नहीं है। सबसे बड़ा नगर भी है मोहनजोदड़ो, यानी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ी सड़कें भी मोहनजोदड़ो की हैं और सबसे बड़े ईंटों का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो में मुहर पर पशुपति बने हुए मिले, यानी मोहनजोदड़ो जो खुदाई हुई उसमें मोहनजोदड़ो के स्थल से जो खुदाई हुई वहाँ पे मुहर का साक्ष्य मिला, उस पर पशुपति बने हुए थे। 6 जानवरों का अंकन भी वहाँ से मिला, यानी जो मोहर मिली उस पर 6 जानवरों का अंकन था। 5 प्रकार के जानवर थे जिसमें से 2 जानवर एक थे और 5 जानवर अलग थे। मुहर जो थी वो सेलखड़ी की बनी थी, जैसा ऊपर बताया है मैंने कि जो मुहर थी वो सेलखड़ी की बनती थी और उसका आकार क्या था? चौकोर रहता था या वर्गाकार रहता था। चौकोर तो पता है, चौकोर या वर्गाकार। और यही कालीबंगा से जो मुहरें मिलती थी उनका आकार क्या रहता था? बेलनाकार। और तांबे की मुहर यहाँ क्या थी? मोहनजोदड़ो में सेलखड़ी की मुहर थी, जबकि देशलपुर और लोथल जो कि गुजरात में, वहाँ क्या था? तांबे की मुहर मिलती थी।
कालीबंगा में आकार क्या था? बेलनाकार, जबकि हम ये मोहनजोदड़ो में आकार क्या था? चौकोर और वर्गाकार, और वो सिलखड़ी की बनी थी। मलेरिया का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से, और सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है, चांदी का साक्ष्य भी मिला है। अब चलिए देखते हैं जो मुहर पे पशुपति के अंकन के साथ मुहर मिली है, उस पे 6 जानवरों का अंकन है। 6 जानवरों में 5 प्रकार के जानवर थे। दाईं तरफ बाघ और हाथी, बाईं तरफ भैंसा और गैंडा, और ऊपर और नीचे हिरन, यानी 2 हिरन थे और 4 ये जानवर थे, बाघ हाथी जो कि दाईं तरफ थे, और बाईं तरफ भैंसा और गैंडा। ये जानवर जरूर याद कर लेंगे। 6 जानवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 अलग अलग जानवर है। दो ऊपर नीचे जो थे वो सेम थे, और दाईं तरफ बाघ और हाथी, और बाईं तरफ भैंसा और गैंडा। यानी मुहर जो थी वो थोड़ी ऊंची रही होगी, ऊपर और नीचे हिरन हिरन, और दाईं और बाईं तरफ, दाईं तरफ बाघ और हाथी और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा। मुहर पर बने नाव का भी साक्ष्य मिला है, यानी मुहर पे नाव, मुहर रही होगी और उस पे ऐसे नाव बना, और जबकि नाव की आकृति की मुहर का साक्ष्य, दोनों को क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। मुहर पे बना नाव जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था, और नाव के आकार की मुहर, यानी जो मुहर थी वो नाव के आकार की थी, नाव शेप की थी, वो उसका साक्ष्य लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल जो क्या है वो एकदम नदी तट के किनारे है, अरे सागर के। अब चलिए जानते हैं, मोहनजोदड़ो खत्म समाप्त हो गया। अब जानते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगे से काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, और ये स्थान कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिला है, जो तब का गंगानगर जिला था और अब क्या है? हनुमानगढ़ है। इसकी खोज 1951 या 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, यानी सबसे पहले 1951-1952 में अमलानंद घोष ने की थी। राजस्थान के गंगानगर जिले में है ये, जो कि अब हनुमानगढ़ जिला हो गया। और लगभग 10 साल बाद 1961 में 2 लोगों ने इसकी खुदाई या इसका उत्खनन किया था, बीके थापड़ और बीबी लाल ने। पूरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लेंगे, बीके थापड़ और बीबी लाल। यहाँ दोनों नगर, अब चले नगर नियोजन के बारे में जानते हैं। यहाँ भी 2 नगर थे, 2 भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। यह दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये देखिए है ना, ये दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। पश्चिमी भाग जो है वो दुर्ग क्षेत्र था, और पूर्वी भाग जो था वो निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र जहाँ पे राजा या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे या जनता रहती थी। कालीबंगा से अलंकृत ईंट का भी प्रमाण मिलता है। कच्ची ईंट पर अलंकरण का भी प्रमाण यहीं पे मिलता है। कच्ची ईंट का भी प्रयोग, यानी कच्ची ईंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? कालीबंगा में। अलंकृत ईंट का प्रयोग भी कालीबंगा में हुआ, और कच्ची ईंट पर अलंकरण का भी, और क्योंकि कच्ची ईंट पर ही अलंकरण कर पाएंगे, पकी ईंट पे कहाँ कर पाएंगे। पहले कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला था, और अलंकरण का भी साक्ष्य, यानी अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला था। फिर सड़क को पक्का करने का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला था, लेकिन जल निकासी का अभाव था कालीबंगा में। लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी कालीबंगा में मिला था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला था। ऊंट का या ऊंट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। मुहर का आकार बेलनाकार, अभी मैंने बताया कि कालीबंगा से बेलनाकार मुहर का साक्ष्य मिला था। एक ट्रिक है, आज भी कल भी, यानी ये युगल समाधान के लिए ट्रिक है। कालीबंगा और लोथल, क से कालीबंगा और ल से लोथल, ये नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा। कालीबंगा से युगल समाधान, अर्थात 2 लोगों का
साथ में युगल का मतलब दो लोगों का शव। युगल समाधान का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। और अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। ये ट्रिक इसलिए बताया कि दोनों जगहों से ये साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी। और ये एक ट्रिक थी, मैंने सर ने मेरे बताया था, नहीं भी याद करेंगे तब भी चल जाएगा। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है। भूकंप का साक्ष्य भी मिला है कालीबंगा से। चना और सरसों के बोए जाने का साक्ष्य पूर्ण हड़प्पा से मिला है। और जूते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला है। चलिए, कालीबंगा समाप्त होता है। लोथल। लोथल देखिए, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में गुजरात वाला हिस्सा है, खंबात खाड़ी से ऊपर का हिस्सा। साबरमती और भोगवा नदी के बीच का स्थल है ये लोथल। साबरमती और भोगवा नदी के बीच का स्थल लोथल है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। यानी खोज 1954 में S.R. राव ने की थी और फिर उत्खनन करवाया 1958 में S.R. राव ने। लोथल, लो का मतलब होता है डॉकयार्ड, थल का मतलब बंदरगाह या गोदी। लो का मतलब डॉकयार्ड और थल का मतलब बंदरगाह या गोदी। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है ये बंदरगाह। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य है। यानी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या है, पूछता है, किसी एक जगह का नाम दे देगा, उसका स्थापत्य पूछेगा और प्लस सैंधव सभ्यता का स्थापत्य। जैसे कभी पूछ दिया सैंधव सभ्यता का स्थापत्य क्या है और मोहनजोदड़ो का स्थापत्य क्या है, ये भी पूछ सकता है ऐसे। तो सबका स्थापत्य अलग अलग है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या है, ये डॉकयार्ड है। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य ये डॉकयार्ड है। नगर विन्यास या नगर नियोजन कैसा था इसमें भी पूर्वी और पश्चिमी भाग था। पश्चिमी व पूर्वी भाग था जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यानी जो दरवाजे थे वह सड़क पर खुलते थे। चूंकि ये बंदरगाह के पास है इसीलिए एक ही रक्षा प्राचीर है। ये क्या था, जो लोथल है, लोथल जो है वो उसका नगर नियोजन क्या था, ये लोथल जो है वो एकदम बंदरगाह के पास था, इसीलिए ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और इसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। वेयर हाउस, वेयर हाउस का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। साधन की लोडिंग अनलोडिंग का साक्ष्य मिला। यानी वेयर हाउस इसीलिए होता था कि कोई साधन आए अपना सामान लेकर वहाँ पर उतारता था और फिर वहाँ से मार्ग से, समुद्री मार्ग से जो या नदी मार्ग से सामान आया वह यहाँ पे रखा जाता था। रंगाई कुंड का भी साक्ष्य लोथल से ही मिला है। सुई का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है लोथल से ही। फारस की मुहर का भी साक्ष्य यहीं से मिला, यानी फारस की मुहर मिली थी यहाँ पे। मम्मी का साक्ष्य भी लोथल से ही मिलता है। मुहर पे गोरिल्ला का अंकन भी लोथल से मिला है। यानी इतने जितने पॉइंट हैं ये चीज़ें, सूती कपड़ा, फारस की मुहर, मम्मी का साक्ष्य और मुहर पर गोरिल्ले का अंकन। जबकि मोहनजोदड़ो में मुहर पे क्या बना था, पशुपति का अंकन था और लोथल में क्या है, मुहर पे गोरिल्ले का अंकन है। इससे पता चलता था कि वे व्यापार भी करते थे। यानी फारस की मुहर का साक्ष्य मिला, इससे ये पता चलता था कि उस टाइम के लोग व्यापार भी करते थे। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है लोथल से और नाव की आकृति का साक्ष्य भी मिला है लोथल से। जबकि मोहनजोदड़ो से मुहर पर नाव की आकृति का साक्ष्य मिला था और लोथल में नाव की आकृति की मुहर का साक्ष्य मिला है। मुहर के 5 मॉडल मिले हैं। यानी लोथल में मुहर के 5 मॉडल मिले हैं। 5 तरह के मुहरें मिली हैं जो अलग अलग मॉडल की थी। नाव भी व्यापार के द्योतक हैं। यानी नाव भी हैं, इससे भी ये पता चलता है कि लोथल में व्यापार होता था। लोथल से लकड़ी के अनागार का साक्ष्य मिला। यानी लोथल से लकड़ी का अनागार, यानी जिसमें अनाज
रखा जाता है वो लकड़ी का बना हुआ था, उसका साक्ष्य मिला। हाथी दांत के पैमाने का भी साक्ष्य लोथल से मिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया। हाथी दांत के पैमाने का भी साक्ष्य लोथल से मिला है। बारहसिंगा की मुहर पर अंकन, इसके साक्ष्य भी मिला है, यानी मुहर पे बारहसिंगा का अंकन था, इसका भी साक्ष्य मिला है। फिर लोथल से 3 युगल सावधान और वर्गाकार अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला है लोथल से, यानी 3 युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। सांकेतिक सती प्रथा का साक्ष्य कालीबंगा व लोथल दोनों से मिला है। यानी युगल सावधान से तात्पर्य यह है कि स्त्री पुरुष दोनों का शव एक साथ मिला है, यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय सती प्रथा रही होगी। और वर्गाकार अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है लोथल से। शवाधान की प्रक्रिया, शवों को ऐसे लिटाया जाता था, यानी पूर्व में सिर और पश्चिम में पैर, पूर्व में सिर व पश्चिम में पैर करके दफनाया जाता था। यानी ये साक्ष्य वहाँ पे शव मिले होंगे, शवाधान जहाँ पे शव दफनाया गया होगा, तो इसी तरह शव मिला होगा, पूर्व में सिर और पश्चिम में पैर करके दफनाया गया था। चलिए अभी आज के लिए इतना ही। ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और जो क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।